आप उसे उसके हाल पे छोड़ दें। कोई नन्ही बच्ची तो है नहीं कि खो जाएगी। और आप तो मुझे घर पर रखकर भूल ही गए हैं। आपको तो ये भी याद नहीं है कि आज हमें डिनर पर जाना था। आप अम्मा के घर चले गए। मैं तो सोच रही थी कि आप मुझे एक्सक्यूज करेंगे। क्या बात कर रही हो यार तुम? मैं तुम्हें डिनर पे नहीं ले गया तो इसके लिए तुमसे माफी मांगू? अरे पागल, माफी मांगने की क्या जरूरत है? तुम एक अच्छी माँ हो, तुम्हें औलाद की फिक्र करनी ही चाहिए। यकीन करो, तुम्हारी इस बात से मेरे दिल में तुम्हारी कदर बढ़ गई है। शर्जील, आपका ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। मेरी किसी नेकी का सिला है आप, वरना सौतेले बाप तो। नहीं मरियम, नहीं, प्लीज मुझे कभी रीम का सौतेला बाप मत समझना। अगर तुम ऐसा समझोगी तो वो मुझे कभी बाप की हैसियत में कबूल। लेकिन मैं उसका बाप हूं और सारी जिंदगी उसके लिए परेशान रहा हूं। तुम्हें ये बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, एक माँ बाप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उनकी औलाद होती है, खुद उनकी जात से। आज पता चला कि आपको सिर्फ अपनी बेटी की ही फिक्र है और किसी की नहीं। आप ठीक ही कहते हैं कि इंसान को अपनी औलाद से ही प्यार होता है। हेलो कुमैन। हेलो ईमान, तुम घर पर हो? मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। हेलो हेलो। मुझे जवाब दो ईमान, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती?
खुद जमीन पर आकर कुछ नहीं करता हूं। बाहर तुम शादी के बाद भी जॉब कर सकते हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो। शादी के बाद कौन किसी को नौकरी करने देता है? सब कहने की बात है। कैसे करेगी वो शादी? अगर उसने शादी कर ली तो फिर हमारा क्या होगा? कामी की तो उम्र इस काबिल नहीं है कि वो कोई नौकरी कर सके। अरे भाभी, मैंने खुद अपने कानों से सुना था। वो कह रहा था कि तुम शादी के बाद भी नौकरी करती रहना। सब कहने की बातें हैं। कोई अपनी बीवी को दूसरों के लिए नौकरी करने के लिए नहीं कहता। और अगर 1.5-2 साल में बच्चा हो गया तो रिश्तान को ही देख लें। उसकी तो कोई औलाद भी नहीं थी, फिर भी हमें छोड़कर चला गया। हाय, तो क्या सारी जिंदगी ईमान की शादी नहीं करोगी? कर लूंगी। कुमैल मेरी बात तो दूर गया तो पास ना आया, सब अपने थे एक पराया। सरदारा, हमने तुमको बोला था, कि इस मुल्क का बस का ड्राइवर बन के तुम इस मुल्क को नहीं सुधार सकता है। हाँ, अगर तुम इलेक्शन लड़ता तो कायद आज़म बन के जरूर कर सकता था, नहीं तो कायद आज़म जैसा पाकिस्तान जरूर बना लेता। शायद अब कोई भी कायद आज़म नहीं बन सकता रबनवाज, और तुम हमको ये नसीहत करना छोड़ दो। हम वापस गांव वाव नहीं जाने वाला। हमारा बाप को लगता है कि हम उसके बगैर कुछ भी नहीं है, पर हम उसके बगैर है बहुत कुछ है। हम उसको बताएगा, हम उसको खुद काम करके दिखाएगा। सरदारा, अपने वालिद की खातिर भी हम अपने वालिद के खातिर भी नहीं जाएगा। लगता है तुम उससे मोहब्बत नहीं करता है। क्या तुम एक ऐसा इंसान से मोहब्बत कर सकता है जो औरत का इज्जत ना करता? हम अपना कबीले के लोगों से नफरत करता है क्योंकि वो लोग औरत पर जुल्म करता है, उनको इंसान नहीं बल्कि जानवर समझता है, जूते की नोक पे रखता है। यार यूरोप जाके देखो तुम, कितना इज्जत होता है औरत का। तौबा निकालो सरदारा, तौबा कुफर बोलता है। उधर औरत का लिबास तो देखो, क्या हालत है औरत का। ये हालत वहां का औरत ने खुद बनाया यार, इसमें मर्द का कोई कसूर नहीं है। पर तुम ये देखो कि वहां का मर्द औरत पे हाथ नहीं उठा सकता है, उस पर जुल्म नहीं कर सकता है, उसको कैद नहीं कर सकता है। ठीक है सरदारा, हम खाना निकालते हैं। हमको खाना नहीं चाहिए रत्नवास, बस रत्नवास, हम औरत पे जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता है। खुदा ने औरत को इसलिए भेजा है कि उसका इज्जत किया जाए। अरे उसका कदमों के नीचे तो जन्नत होता है। तुमको पता है हमारे बाप ने हमारी माँ के साथ क्या किया? ऐसा हरकतें किया कि हमारा दिल से हमारा बाप को मोहब्बत ही खत्म हो गई। तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमारी बात तो सुनो। सर बुलंद खान, हमें माफ कर दो। हमारे भाई की तबीयत खराब है, हम उसको देखने बस। तुमने हमको क्या पता तुम किधर गया था? हमें माफ कर दो। तुम क्या किधर था? मैं तुमको भी बताता हूँ। इधर
इस घर की चारदीवारी से कदम कैसे बाहर निकाला? आप सारी जिंदगी तुमको आसमान नजर नहीं आएगा। इधर ही साला। हमारी बात सुनो, हमारी बात तो सुनो सर। सर बुलंद खान, हमने कुछ नहीं किया। हमारी बात सुनो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। सर बुलंद खान, हमने कुछ नहीं किया। हमारी बात हमारी बात सुनो, हमने कुछ नहीं किया। हमारा माँ किधर? मर गई वो, मर गई वो, मर गई वो, मर गई वो। अरे भैया, छुट्टी भला ऐसे खड़े खड़े मिल जाया करती है? अरे तुम खुद सोचो, मेरे हजारों बाहर के काम होते हैं, वो कौन करेगा? बेगम साहिबा, मैं ऐसे कब जाना चाहता हूँ। गांव से टेलीफोन आया है, मेरे वालिद सख्त बीमार हैं, वो अस्पताल में दाखिल हैं, उनके गुर्दे फेल हो गए। बेगम साहिबा, वो कुछ मुझे पैसे एडवांस। बात एडवांस की नहीं है, ये सारे इतने बहुत से काम है, वो कौन करेगा? और हाँ, और तुम्हें वो चेक जो मैंने दिया था? बेगम साहिबा, मैं वही चेक कैश कराने जा रहा हूँ बैंक। अच्छा ठीक है, तो तुम ये करो, ये 5,000 और रखो। जी बहुत शुक्रिया। ठीक है, और अल्लाह मियाँ सब खैरियत रखेगा। तुम जाओ आराम से, इससे पहले कि बैंक बंद हो जाए तुम अपना कैश करा लो चेक। है बेगम साहिबा, पूछ तो लें कितने का चेक है? अच्छा सुनो तो जावेद, अरे भैया ये तो बताते जाओ कि आओगे कब? बेगम साहिबा, 8-10 दिन तो लग जाएंगे। है 8-10 दिन तक फिर हम क्या करेंगे? हमारे सारे बाहर के काम तो तुम ही करते हो बेटा। बेगम साहिबा, मैं क्या कर सकता हूँ, बाप को बीमार छोड़कर तो। अरे मैं ये कब कह रही हूँ, लेकिन तुम खुद सोचो, हमें भी तो अपना काम चलाना है ना। बेगम साहिबा, कुछ दिनों के लिए किसी को रख लीजिएगा, अगर मेरी मजबूरी ना होती तो। अरे 8-10 दिन के लिए कौन आएगा हमारे काम के लिए? खैर तुम जाओ, और घर पहुंचते के साथ ही खैरियत का फोन कर देना, ठीक है? इंशाल्लाह जरूर फोन करूंगा बेगम साहिबा, आप दुआ कीजिएगा। अच्छा, अल्लाह हाफिज। कैसी कैसी लोगों की परेशानियां हैं। बेगम साहिबा, खाम आपने इसको इतने दिन की छुट्टियां दे दी हैं। है, तुम खुद सोचो, उसका बाप बीमार है, वो अपने बाप को देखने के लिए नहीं जाएगा? हद करते हो तुम लोग भी, हैं? दिल बड़े करो अपने, हैं? कोई बात भी है? अब उसका बाप बीमार है, इतने दिनों से वो गांव नहीं गया है, तो जाना तो था ना उसको, हैं? हया, ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक औरत के यहाँ औलाद नहीं होती, उसका खूंटा कभी मजबूत नहीं होता। तुम कोशिश करो कि औलाद हो जाए। औलाद के बिना औरत की जिंदगी एक कटी पतंग की तरह होती है। ठीक कह रही हो तुम। कल मुझे एहसास हुआ कि वाकई इंसान के लिए औलाद कितनी जरूरी है। लेकिन रीम ने तो मेरी जिंदगी आराम कर दी है। मैंने सोचा था कि पढ़ी लिखी है, बड़ी है, मुझे टफ टाइम नहीं देगी, लेकिन उसने तो निकाह के अगले दिन ही हंगामा शुरू कर दिया। शुक्र है कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहती, वरना पता नहीं क्या होता। खैर, ये बताओ कि हसन तुम्हारे साथ कैसे है? यूं तो ठीक है, लेकिन जब भी रीम का जिक्र आता है तो उनका मूड ऑफ हो जाता है। कल रात भी तो यही हुआ। इसीलिए तो मुझे एहसास हुआ कि इंसान के लिए औलाद कितनी जरूरी है। तो तुम किसी डॉक्टर को दिखाओ, किसी से मशवरा करो, या कोई मन्नत मान लो, या किसी बाबा, या फजूल बातें मत करो, मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है। यकीन तो मुझे भी नहीं था, लेकिन अब होने लगा है। खैर छोड़ो, मैं बाजार जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम है। फिर तुमसे मिलने आऊंगी। अपना ख्याल रखना और टेंशन मत लेना। ओके, बाय। ठीक है, फिर मिलूंगी तुमसे। बाय।
अम्मा ये सब खाना मैं खुद बना कर लाई हूँ अपने हाथों से आपके लिए। अच्छा, इसमें शामी कबाब हैं और 4-5 तरह के खाने। रजिया, रजिया, जी मरियम बीबी। ये ले जाओ और फ्रिज में रख दो। हाय अल्लाह, इतना सारा खाना। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, देखो कैसी बाँचें खिल गई हैं इसकी। खाना पकाना जो नहीं पड़ेगा अब। नहीं बेगम साहिबा, बात खाना पकाने की नहीं है, मरियम बीबी के हाथ का जायका भी तो चखने को मिलेगा ना। आओ उधर बैठते हैं। और अम्मा तबीयत कैसी है आपकी? बस बेटा अल्लाह का शुक्र है, करम है और तुम लोगों की दुआएं हैं। लेकिन बेटे ये सब तकल्लुफ तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं थी। औरत को शौहर से छुपा के कोई काम नहीं करना चाहिए। अरे अम्मा, शर्जील को सब पता है, बल्कि वो तो खुद आपकी तरफ से इतने परेशान रहते हैं कि आप अकेली रहती हैं। हाँ बेटा, शर्जील वाकई बहुत ही शरीफ इंसान है, वरना देखा जाए तो तुम लोगों का मुझसे क्या रिश्ता। मुझसे मिलने से रोक भी सकता था वो। अम्मा, रिश्ता तो हमेशा रहेगा ना हमारा। मैंने इतना वक्त गुजारा है आपके साथ, और फिर आप मेरी रीम की दादी हैं। रही शर्जील की बात, वो तो खुद आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी तरफ से फिक्रमंद रहते हैं। आप चले ना अम्मा मेरे साथ, शर्जील की भी यही ख्वाहिश है अम्मा। मरियम बेटा, मेरे बारे में तो तुम सोचना छोड़ दो, मुझे तो रीम की बड़ी फिक्र है। किसी तरह से समझा बुझाकर तुम उसको अपने घर ले जाओ। भैया वो देखो ना, वो उस फ्लैट में वो बिल्कुल तने तनहा रहती है, और आजकल क्या जमाना है तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। हसन कहते तो हैं कि वहाँ पे बड़ी अच्छी सिक्योरिटी है, लेकिन क्या जहाँ सिक्योरिटी होती है वहाँ हादसे नहीं हो जाते? मैं तो रीम को समझा समझा कर थक गई, बिल्कुल हसन की तरह जिद्दी और झगड़ालू है। उसकी तरफ से मुझे बस बहुत फिक्र रहती है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब औलाद हो जाए तो माँ बाप को औलाद के बारे में सोचना चाहिए। अम्मा, इसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना? खुदा की कसम, अगर मेरा कोई एक भी रिश्तेदार जिंदा होता तो मैं कभी दोबारा शादी ना करती। हाँ बेटे, मैं तुम्हारी पोजीशन समझती हूँ। हसन ने भी तो तुम्हें भरी जवानी में तलाक दे दी थी। अब इतनी पहाड़ से जिंदगी कोई अकेले कैसे गुजार सकता है? तुमने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन किसी तरह से ये लड़की काबू में आ जाए। बेगम साहिबा, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। एक तो ये जावेद के जाने से मुझे बार बार बाजारों का चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये सब बातें कहे बगैर भी तुम बाजार जा सकती हो, जाओ। जावेद कहाँ है अम्मा? भाई जावेद के गांव से कोई खत या टेलीफोन आया था कि उसके बाप की तबीयत बहुत ख़राब है, बेचारा इमरजेंसी में चला गया है। 8-10 दिन के लिए गया है। अब मुझे तो दूसरे एक ड्राइवर की तलाश है, उसके बगैर बहुत परेशानी हो गई है मुझे। नहीं नहीं, आप परेशान ना हो, मैं शर्जील से कहूँगी, कोई इंतजाम कर देंगे। 10 दिन के लिए कौन आएगा? खैर कोशिश कर लो। हाँ रब नवाज, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे कितने ट्रक्स तैयार हैं? साहब अभी हमारा 5 ट्रक बिल्कुल तैयार खड़ा है, लेकिन साहब उनका क्लियरेंस नहीं मिलता है। हालांकि पेशावर को रोड एकदम सीधा है, लेकिन साहब पंजाब का क्लियरेंस है। अभी बताओ अभी क्या करें? इसमें अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। तुम पंजाब के ट्रक्स ले जाओ, उनका मंडी पर पहुंचना बहुत जरूरी है। और पेशावर के ट्रक्स में ऐसा कोई सामान नहीं है जिसके जल्दी खराब होने का डर हो। साहब अभी आप जैसा हुक्म करें, लेकिन साहब अगर बुरा नहीं माने तो इकबाल हुसैन के हाथ भेजो साहब। हम सोच रहे हैं जरा मोलक जावे, इतना अरसा हो गया माँ से नहीं मिला साहब अभी। ठीक है, मेहरबानी सर। अच्छा रब नवाज, आओ सर। मुझे एक ड्राइवर चाहिए। ट्रक क्या से? नहीं, घर के लिए। आपका घर के लिए? हाँ, एक्चुअली मेरी वाइफ के रिश्तेदार हैं, उनके लिए चाहिए। हाँ सर, एक लड़का है, बहुत ईमानदार है, खानदानी और शरीफ है। देखो, जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ट्रक को है या कोई और जिम्मेदारी, सब रब नवाज का जिम्मेदारी है सर। अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी चाहिए। मैं दफ्तर में तुम्हें पता दे दूंगा, उसे वहां भिजवा देना। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जहां भेज रहा हूं समझो कि मेरी माँ की तरह है। आपका माँ है, रब नवाज का माँ है सर, बेफिक्र हो जाओ सर। ठीक है,
अच्छा, मैं दफ्तर पहुंच के देखता हूँ तुम्हारे क्लियरेंसेस का क्या हुआ। ठीक है। प्रेम प्रेम कहाँ जा रही हो? हसन देखे ना पानी की तरफ जा रही है। हसन हसन रोके ना इसे, पानी की तरफ जा रही है। प्रेम 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 हसन 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 तुम ठीक तो हो? क्या हुआ सरदारा, कोई नौकरी का हुआ नहीं? हाँ अब नवाज, एक दो जगह सीवी तो दिया अपना, कहीं ना कहीं तो नौकरी मिल ही जाएगा। हाँ सरदारा, हमको पता है तुम पढ़ा लिखा है, तुमको किधरे भी नौकरी मिलेगा। वैसे सरदारा, तुम हमारा कौम का सरदार है, हमको नहीं अच्छा लगेगा कि तुम ये नौकरी ड्राइवरी मरेवरी कर। तुमको इतना जल्दी है तो एक वक्ती नौकरी मिलेगा। वक्ती नौकरी क्या मतलब? हमारे सेब का ड्राइवर छुट्टी गया है, हमारे सेब ने हमको बोला है कि एक ड्राइवर दो, लेकिन सरदारा अगर उसका ड्राइवर वापस आएगा तो वो तुमको चलता करेगा। लेकिन सरदारा, तुम हमारे मुल्क का सरदार है, इतना बड़ा करोड़पति आदमी है, छोड़ो ये ड्राइवरी। रब नवाज, वो सारा करोड़ों रुपया हमारा नहीं, हमारा बाप का है, और कसम खुदा कि हम उसमें से 1 रुपया भी नहीं लेगा। हाँ, हमको पता है तुम 1 रुपया नहीं मांगेगा, जिद्दी जो है, लेकिन अभी हम मुल्क जाएगा ना, हम बाबा से तुम्हारे हाथ से पैसा लेके आएगा। तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, तुम बस हमारा नौकरी जल्दी लगवाओ। कब लगवा रहा है? करता है बाप, हम सुबह जाएगा,
जब तुम भी आराम कर लो, छोड़ दो ये सब कुछ करना। ईमान के घर वालों को पता है कि तुम काट के उल्लू हो, इसलिए वो टाले जा रहे हैं। मैंने तुम जैसा ऑप्टिमिस्टिक आज तक नहीं देखा। आप ही, ऐसी बात नहीं है, मैं जानता हूँ। तुम खाक जानते हो। तुम्हें आगे की तो सुझाई नहीं दे रही। तुम देख नहीं रहे कि ईमान के घर वाले उसकी कमाई हुई रोटियां खा रहे हैं जो शादी के बाद बंद हो जाएगी। आप ही, उसकी कुछ मजबूरियां हैं, मैं समझता हूँ उन मजबूरियों को। दूसरों की मजबूरियां सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है। एक बात कान खोल के सुन लो कुमैल, ईमान के घर वाले तुम्हारी शादी उससे होने नहीं देंगे। तुमसे क्या, वो किसी से भी उसकी शादी नहीं होने देंगे। उम्र निकल जाएगी उसकी, देख लेना। आप ही, अगर आप मेरी तसल्ली से एक बात सुने तो अभी आप चले जाएं। जब मेरी शादी होने लगेगी तो मैं आपको खुद बुलवा लूंगा। जबकि जब देखी जाएगी कुमैल। एक नजर का धोखा था वो, या हवा का झोंका था वो, दूर गया तो पास ना आया, सब अपने थे एक पराया। मरिया, क्या बात है, इतनी गुमसुम क्यों बैठी हो? मरियम। हाँ? क्या बात है, क्यों परेशान? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। देखो, बेटी पता है ना, आंखों में सब कुछ पढ़ लेती है। बताओ, डिस्टर्ब नहीं हो? तुम्हारा दोस्त भी तो है। मैं रीम से मिलने गई थी। नहीं जाना चाहिए था। उसने बदतमीजी क्यों की? हस्बे आदत। शर्जील, वो कम ऑन, इजी हो जाओ। आज जो बातें रीम को समझ में नहीं आ रही, कल आ जाएंगी। अच्छा आओ। कहाँ? अरे अच्छी सी कॉफी बनाओ, टेरेस में बैठ के पीते। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। तेरी
अभी तक चल रहा है। नहीं नहीं हसन, बस एक बार उसका फोन आया था और मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया था कि मुझे यहाँ फोन मत करे, मेरी शादी हो चुकी है। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारी बकवास पे यकीन कर लूंगा? तुम्हारा मंगेतर वो शख्स तुम्हें फोन करता है और वो भी मेरे घर के नंबर पे। किसने दिया उसे ये नंबर? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता हसन, उसे यहाँ का नंबर किसने दिया? तुम यकीन जानो, मैंने नहीं दिया उसे यहाँ का नंबर, मैंने नहीं दिया। तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते हो हसन? प्लीज, तुम मुझे तलाक तो दे रहे हो हसन, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हें इस बात का एहसास जरूर होगा कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती थी, सिर्फ मैं। तुमने देखभाल लिया है ना कि कैसा आदमी है? अम्मा बहुत अच्छा लड़का है, आप बस आंखें बंद करके रख लें। शर्जील ने उसे आपका एड्रेस समझा दिया है, पहुंचने वाला ही होगा। अच्छा ठीक है, तुम भेजो तो सही उसको, मैं मिल लूं तो फिर तुमसे बात करती हूँ। अरे रजिया, घंटी बजी है देखो। अम्मा वही होगा। हाँ मेरे ख्याल से घंटी तो बजी है। बस ठीक है, मैं खुद देख लूंगी फिर तुमसे बात करूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। रजिया घंटी बज रही है, देखो कौन है। जी बेगम साहिबा, जाती हूँ। हाय हाय, एक तो जावेद के अब्बा के गुर्दे भी अभी फेल होने थे। 10 दिन हो गए हैं, कोई खबर नहीं है उसकी, ना आता ना पता। बेगम साहिबा, फरहाद आया, बोल रहा है शर्जील साहब ने भेजा है। हाँ हाँ, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। अच्छा, तो तुम हो फरहाद? अस्सलाम वालेकुम। तुम तो मुझे किसी अच्छे घर के लड़के लगते हो। सलाम का जवाब तो दे दो माँ जी। हाँ हाँ, वालेकुम अस्सलाम। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। तुम ड्राइवर तो नहीं लगते। जब आपको ड्राइवर ही नहीं लगता तो आपने खामखा धूप में अपना बाल सफेद किया है। माँ जी, हम ड्राइवर है। अजीब बात है। हमको आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगा, क्योंकि हमारा माँ नहीं है। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें अभी से बता रही हूँ, हमारा पुराना ड्राइवर छुट्टी गया है। जब वो आ जाएगा वापस तो फिर तुम्हें तो जाना पड़ेगा। उस वक्त किलकिल नहीं करना। बिल्कुल नहीं करेगा। और बोल। चलो ठीक है, पहले तो तुम गाड़ी को जाके साफ करो, 3 दिन से लावारिस खड़ी हुई। और फिर मुझे ये बताओ कि तुम गाड़ी ठीक ठाक चला तो लेते हो, मिनी बस के ड्राइवरों की तरह से तो नहीं चलाते कि मैं गाड़ी में हॉल हॉल के ही मर जाऊं। माँ जी, आप बेफिक्र हो। अच्छा, तो ये चाबी लो और गाड़ी को अच्छी तरह से साफ करो, मुझे हॉस्पिटल जाओ। और अगर खराब गाड़ी चलाई तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, ये याद रखना। ओके। ओके? अरे आजकल ये लोग ओके थैंक यू कह के शहर का असर है। वैसे ये लड़का मुझे ठीक ही लगा। क्या बात है, आप कुछ परेशान तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं। लगता है किसी की याद आ रही है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही? कसूर आपका नहीं है,
ये तो मुझे सोचना चाहिए था शादी से पहले कि मरियम और रीम आपको कभी खुश रहने नहीं देंगे। तुम चुप नहीं रह सकती? खामोश रहने से प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो जाएगी, या जो सच है वो झूठ में तो नहीं बदल जाएगा। क्या मैं गलत कह रही हूँ कि रीम और मरियम आपके दुश्मन हो चुके? वो गॉड सिखाया, तुम मुझे टेंशन दे रही हो। कम से कम इस वक्त तो सिर्फ तुम मेरी दुश्मन बनी हुई हो। आपसे हमदर्दी की कोई बात करो तो आप टेंस हो जाते हैं। क्या आपको याद है कि आज हमें लंच पे जाना था? अब नहीं जाना। ये आज तीसरी बार हुआ है। एक दफा रीम की वजह से हुआ था, उसकी वजह से कैंसिल हुआ, और दूसरी दफा आपको किसी जरूरी काम पर जाना था। पता नहीं आपको इतना गुस्सा क्यों आता है। सुनो हाया, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। मैंने कहा ना नहीं जाना, खाना घर में खाएंगे। लेकिन आज तो मैंने कुछ नहीं बनाया। कुक है ना, जाके बनवा लो।